फ्रेंड्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 6 का सेकंड आर्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें आपकी जितनी भी कंफ्यूजन रही है आज तक वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दूं और उसको डिफाइन करूं, क्यों ना हम आज के लेक्चर का आगाज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपको भी बॉदर करता होगा और सोचने पर मजबूर करता होगा उसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई शख्स जब जंप करे किसी हाइट से तो जमीन पर आते आते उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जमीन पर हिट करते हुए उस बहुत ज्यादा डैमेज होता है और उसको बहुत पेन फील होती है। लेकिन अगर यही शख्स पैराशूट पहनकर जंप करे, इस सूरत में जब वो पैराशूट पहनकर जंप करेगा तो फिर वो शख्स उतनी हाइट से जब जंप करेगा, लैंड करते हुए उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होगी और वो इतना ज्यादा पेन फील नहीं करेगा, बल्कि सेफली लैंड करेगा। ऐसा क्यों होता है? पैराशूट लगने से ऐसा क्या फर्क पड़ा है कि अब उसको किसी किस्म का डैमेज फेस नहीं करना पड़ेगा? इस बात का जवाब आज के ही लेक्चर में है, लेकिन उससे पहले हम जरा देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों के सामने एक ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट सिनेरियोज में गिराऊंगा। पहला सिनेरियो है कि मैं ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में गिराऊंगा। वैक्यूम मतलब किसी ऐसी जगह पर ऑब्जेक्ट को गिराऊंगा जहां पर किसी किस्म का एयर नहीं होगी, और फिर मैं इसी ऑब्जेक्ट को गिराऊंगा फिर से, लेकिन किसमें? किसी भी फ्लूइड में, जैसे कि एयर में। और मैं देखूंगा दोनों दफा इसकी प्रॉपर्टीज कि जब ऑब्जेक्ट एयर के बगैर गिर रहा था तो उसमें स्पीड और एक्सेलरेशन का क्या सिस्टम था, और वही ऑब्जेक्ट जब एयर में गिर रहा था तो फिर उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होगा, और फिर मैं इनको कंपैरिजन करूंगा और यहीं से मैं टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट निकालूंगा। तो जरा देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट वैक्यूम में गिर रहा हो, एक ऐसी जगह गिर रहा हो जहां एयर मौजूद ना हो, अगर वो चीज वैक्यूम में गिर रही है तो एक बात याद रखिएगा, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एक्ट करेगी और वो होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो जमीन उसको अपनी तरफ खींचेगा। इसके अलावा कोई चीज ही नहीं है तो कोई और फोर्स तो लग ही नहीं सकती। तो याद रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वैक्यूम में गिरेगा तो उस पर सिर्फ कौन सी फोर्स होगी? उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पर डिपेंड करती है? याद रखिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है मैस पे, क्योंकि जमीन आपको अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींचेगी डिपेंड करता है आपका मैस कितना है। अब आपको मालूम है ये ऑब्जेक्ट मैंने पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे बनाया, फिर 1 सेकंड के बाद बनाया, 2 सेकंड के बाद बनाया, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, मैंने इसकी डिफरेंट पिक्चर्स आप लोगों के सामने बनाई है। अब जब इस ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, आपको मालूम है ये बिल्कुल स्टार्ट में था, इस वक्त इस ऑब्जेक्ट को जमीन अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। मैं उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को जस्ट सपोज करें, कह देता हूं 10 न्यूटन। अब इमेजिन करें जब ये गिरना शुरू होगा, इस वक्त तो इसकी स्पीड 0 होगी ना, क्योंकि अभी तो ये मूव नहीं कर रहा। तो अगर आपसे पूछे कि इस वक्त इसकी स्पीड कितनी है, तो मैंने इसको पकड़ा हुआ, इसकी स्पीड नहीं है, यानी कि 0 मीटर्स पर सेकंड है इसकी स्पीड। नाउ जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स, जब ये मूव करेगा, क्योंकि फोर्स की वजह से नीचे आएगा, एक बात याद रखने वाली है, वो ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैस पर डिपेंड कर रही है और ऑब्जेक्ट का मैस तो चेंज कर नहीं रहा मैं। तो अगर यहां फोर्स 10 न्यूटन थी तो यहां भी फोर्स 10 न्यूटन होगी, यहां भी फोर्स 10 न्यूटन होगी, और इस पूरे जर्नी में इसके गिरने के दौरान हर जगह पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी 10 न्यूटन होगी। इस वजह से आप देख रहे हैं मैं हर पॉइंट पर जो उसका वेक्टर है वो एक जैसी लेंथ का बना रहा हूं। ये सारे वेक्टर्स तकरीबन एक जैसी लेंथ के बना रहा हूं। अब क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास उसको नीचे को खींचेगी, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 3 में, कहता था कि फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन। फोर्स जब भी हो तो चीज की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, स्पीड कितनी थी स्टार्ट में? 0 मीटर्स पर सेकंड। अब स्पीड बढ़ेगी,
याद रखिएगा क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। स्पीड 0 से 1 सेकंड के बाद 10 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। और फिर हमारे पास अगले लम्हे 2 सेकंड के बाद फिर स्पीड हो जाएगी, मजीद स्पीड 10 बढ़ गई, पहले 10 थी अब 10 बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और फिर हमारे पास तीसरे सेकंड में स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होगी, यानी कि मजीद 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। और फिर हमारे पास 4 सेकंड के एंड पर 40 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। 5 सेकंड्स के एंड पर 50 मीटर्स पर सेकंड होगी और 6 सेकंड्स के एंड पर 60 मीटर्स पर सेकंड होगी। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि स्पीड मुसलसल चेंज हो रही है। आइए जरा देखते हैं स्पीड कितना चेंज हो रही है। अगर हम क्लोजली देखें तो हम पता चलेगा कि पहले सेकंड में 0 से 10 तक गई है स्पीड, तो कितना चेंज हुई स्पीड जी? जैसे कि पता चल रहा है कि 10 मीटर्स पर सेकंड चेंज हुई है स्पीड 1 सेकंड में, तो इसका यूनिट बनेगा 10 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास चेंज इन स्पीड आ गई। आपको मालूम है चेंज इन स्पीड कुछ याद आता है? चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चेंज स्पीड में चेंज जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हुआ बेसिकली। तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये एक्सेलरेशन, और कितना एक्सेलरेशन आया? 0 से 10 कितना चेंज आ रहा है? 0 से 10 का चेंज आ रहा है। तो देखा आप लोगों ने, ये है एक्सेलरेशन। अच्छा, अगले लम्हे देखते हैं जी। 10 से 20, तो 10 से 20 कितना चेंज बनता है? ये भी तो 10 का ही चेंज बनता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ स्टूडेंट्स? अगेन 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फिर अगर आप देखेंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, हर पॉइंट पर आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन यानी कि आपकी स्पीड जो चेंज हो रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से हो रही है। अगर आप इस पूरे सिनेरियो को कंक्लूड करें तो आप कह सकते हैं कि हमने ये सीखा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू वैक्यूम, आगे मैं यहां लिख देता हूं, तो क्या होगा? इट हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, उसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। होगा कितना? इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जो हमारे पास स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वो हर वक्त बॉडी में मौजूद है। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक और बात जो देखने वाली है वो ये है कि अगर मैं इस सारे सिस्टम में एक ग्राफ बनाऊं स्पीड या वेलोसिटी और टाइम के गिर्द, तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी और टाइम के गिर्द ग्राफ बड़ी आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। ये देखिए हमारे पास, अगर मैं देखूं टाइम, ये 0 था, 1 2 3 4, यहां स्पीड देखें जी 10 20 30 40। अब जरा देखें, 0 सेकंड में स्पीड भी 0 थी। अच्छा, 1 सेकंड में स्पीड कितनी है? 10 है, तो 1 सेकंड में स्पीड 10 होगी, ये पॉइंट बना। 2 सेकंड में स्पीड कितनी है? 20। और 3 सेकंड में स्पीड कितनी है जी स्टूडेंट्स? 30 है। अगर आप इसी तरह से करते जाएं, 4 सेकंड में स्पीड देखें वो 40 होगी, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। याद रखिएगा, अगर आपका एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में गिर रहा हो लेकिन वहां पर हमारे पास किसी किस्म का एयर, किसी किस्म की कोई और फ्लूइड ना हो, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे को एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसकी स्पीड चेंज होगी हर लम्हा, लेकिन स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो चेंज कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और कितना होगा एक्सेलरेशन? 10, या जिसको आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी जानते हैं। बहरहाल हमने इसको आसान करने के लिए 10 बोल दिया। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया
अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां गिर रहा हो, वैक्यूम में। लेकिन हमारा ये टॉपिक जो है वो फ्लूइड्स के बारे में, जरा देखते हैं फ्लूइड्स के अंदर क्या होगा। ये देखिए स्टूडेंट, अगर आप फ्लूइड्स का हिसाब करें तो जब कोई चीज फ्लूइड्स में गिर रही होगी तो याद रखिएगा उस पर एक नहीं दो फोर्सेस होंगी। पहली फोर्स ग्रेविटी की होगी, और ग्रेविटी की जो फोर्स है उसको मैं Fg कह देता हूं। वो तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि किस पर डिपेंड करती है, मैस पर, कि जमीन आपको कितनी फोर्स से खींचेगा अपनी तरफ। ये डिपेंड करता है कि आपका मैस कितना है। ज्यादा मैस ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कम मैस तो कम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरी चीज, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट एयर में से गिर रहा है, एयर का मतलब है फ्लूइड। हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा, जब भी कोई चीज फ्लूइड में से पास करे तो फ्लूइड उसको आसानी से नहीं गुजरने देता। जैसे अगर आप गाड़ी में हो और गाड़ी हवा में से गुजर रही है ना, आप बाहर हवा में अपना जो है वो खिड़की से सर निकालें या हाथ निकालें, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ को या आपके सर को पीछे को एक फोर्स लगेगी। कौन लगा रहा है वो फोर्स? एयर ही तो लगा रही है। इसका मतलब जब आप एयर में से मूव कर रहे हैं, एयर एक फोर्स लगा रही है। क्या नाम दिया था हमने उसको? ड्रैग फोर्स। तो याद रखिएगा, जब आप एयर में से मूव कर रहे होंगे एक और फोर्स भी होगी जिसे हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स किस पर डिपेंड करती है? स्पीड पर। मिसाल के तौर पर अगर आप कम स्पीड पर जा रहे हैं गाड़ी में तो आपको पीछे को जो एयर का एक पुश फील होगा वो कम फील होगा। लेकिन अगर गाड़ी 120, 130, 140 की स्पीड से जा रही है फिर आपको वो पुश भी बहुत ज्यादा फील होगा। इसका मतलब ड्रैग फोर्स स्पीड पर डिपेंड कर रही है। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स ये आर्टिकल किस तरह से समझना है। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास, हमें मालूम है कि यहां पर स्टार्ट है 0। अब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्पीड कितनी हुई? 0 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरी बात, आपको मालूम है स्पीड 0 है। ड्रैग फोर्स स्पीड पर डिपेंड करती है। स्पीड है ही नहीं, अभी चल ही नहीं रही चीज, तो ड्रैग फोर्स 0 होगी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ग्रेविटी होगी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ग्रेविटी होगी। जस्ट इमेजिन करें, ग्रेविटी को मैं 10 न्यूटन ही इमेजिन कर लेता हूं, जैसे मैंने पहले भी कर। और जो ड्रैग फोर्स है, ग्रेविटी तो जमीन की तरफ नीचे को खींचेगी ना, जिसका वेक्टर मैंने ये बनाया। लेकिन क्या ड्रैग फोर्स नीचे को खींचेगी? हरगिज नहीं। ड्रैग फोर्स तो चीजों को, मोशन को रोकती है, अपोज करती है। तो अगर चीज नीचे गिर रही है तो ड्रैग फोर्स ऊपर को होगी। तो स्टूडेंट्स अभी ड्रैग फोर्स नहीं होगी क्योंकि ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन स्पीड, और स्पीड अभी 0 है। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मास पर डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो मैं पहले ही सबके साथ 10 न्यूटन का ही वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि नीचे आने वाली फोर्स तो चेंज नहीं होने वाली। तो आप देख रहे हैं मैं एक जैसे वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स अगली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए, हमें मालूम है कि भले इस लम्हे तो ऊपर को कोई फोर्स नहीं है क्योंकि स्पीड नहीं है, सिर्फ नीचे वाली फोर्स है। 10 न्यूटन की फोर्स पहले भी थी, और 10 न्यूटन की फोर्स ने स्पीड 0 से कितना कर दी थी? 10, यानी कि 10 का एक्सेलरेशन था। इस वक्त हम कहेंगे इसकी स्पीड 0 है, लेकिन अगले लम्हे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। और अगर हमसे पूछा जाए कि भाई कितने का एक्सेलरेशन आया, कितना चेंज आया, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन आया 0 से 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का। वही एक्सेलरेशन जो ये था, यानी कि अभी मैं कह सकता हूं अभी एक्सेलरेशन कितना है? जितना जी होता है 9.8 या 10। अब जरा स्टूडेंट्स अगली बात जरा देखनी है। इस वक्त 1 सेकेंड के बाद इसके पास कुछ स्पीड है। स्पीड का मतलब है कि इसके पास ड्रैग फोर्स होगी, और ड्रैग फोर्स कहां को रोकती है? हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। तो इसका मतलब ड्रैग फोर्स का जो वेक्टर है वो मैं ऊपर बनाऊंगा। देख रहे स्टूडेंट्स, ये है ड्रैग फोर्स का वेक्टर। लेकिन आपको मालूम है ड्रैग फोर्स अभी बहुत कम होगी क्योंकि अभी चीज ने बस थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है। और ये जो ऊपर को फोर्स है ना, इस फोर्स को मैं कह देता हूं कि ये है, सपोज करें 2 न्यूटन।
अब इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन और एक 2 न्यूटन। बताएं ये फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स। और जब दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करें तो आपको मालूम है वो सब्ट्रैक्ट होकर आंसर आएगा। ये 10 न्यूटन नीचे को है, ये 2 न्यूटन ऊपर को है, ये कैंसिल होगी। तो अब हमारे पास इस पर एक नेट फोर्स नीचे को लगेगी, और कितनी लगेगी, वो होगी 8 न्यूटन। क्योंकि हमारे पास 10 न्यूटन नीचे को थी लेकिन 2 न्यूटन ऊपर अली ने फोर्स ने कैंसिल कर दिया, तो अब नीचे को सिर्फ 8 न्यूटन की फोर्स होगी। अब आपको याद है यहां पर 10 से स्पीड कितनी हुई थी, 20। 10 का एक्सेलरेशन था, क्यों बोला, क्योंकि 10 न्यूटन फोर्स थी, लेकिन यहां पर अब फोर्स होगी 8 न्यूटन, तो वो 10 की स्पीड नहीं बढ़ा पाएगी आगे। तो स्पीड यहां तो 10 से 20 हो गई थी, लेकिन यहां पर अब हमारे पास स्पीड जो है वो 10 से सिर्फ 18 मीटर पर सेकेंड सपोज कर लेते हैं। अब जरा देखिए जी स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन कितना आया, 10 से 18 कितना एक्सेलरेशन होता है, 8 का। तो ये हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये जी है, हरगिज नहीं। नाउ स्टूडेंट्स अगली बात देखते हैं। आपको मालूम है स्पीड 10 से 18 होगी, स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने का मतलब ड्रैग फोर्स बढ़ गई, वो जो ऊपर ब्लू वाली फोर्स थी वो थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, देखो वेक्टर थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। अब सपोज करें 4 न्यूटन हो गई। अब 10 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है, लेकिन हवा फोर्स 4 न्यूटन से ऊपर को भी खींच रही है, तो बॉडी नीचे आएगी, लेकिन अभी उस पर फोर्स कितनी लगेगी, 10 माइनस 4 कैंसिल करेंगे तो कितनी बची, 6 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड। तो इस पर 6 न्यूटन की फोर्स अब लग रही है डाउनवर्ड। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो स्पीड है वो 18 से बढ़कर 24 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। और फिर इसी तरह से हम एक्सेलरेशन देखेंगे, तो एक्सेलरेशन तो चेंज इन स्पीड होता है, 18 से 24 कितना चेंज आया, 6 का, 6 मीटर पर सेकेंड के। नाउ स्टूडेंट्स अब जरा देखें, हम देख रहे हैं कि स्पीड और बढ़ चुकी है। स्पीड कितनी हो चुकी है, 24 हो चुकी है। स्पीड ज्यादा मतलब ड्रैग फोर्स ज्यादा। तो ड्रैग फोर्स पहले 4 न्यूटन थी, तो अब ड्रैग फोर्स और ज्यादा होगी, तो हमारे पास ड्रैग फोर्स हो जाएगी 6 न्यूटन। और नीचे को अब कितनी फोर्स रिजल्टेंट बचेगा, 10 नीचे को आ रही है, 6 ऊपर को जा रही है, तो हमारे पास 4 का रिजल्टेंट बाकी नीचे को बचेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स मैं आपके सामने शो कर देता हूं, और वो कितनी है, सिर्फ 4 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स फोर्स और कम होगी तो एक्सेलरेशन और कम हो जाएगा। इसकी स्पीड जो है वो बढ़कर 24 से 28 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। जरा देते हैं कितना एक्सेलरेशन आया हमारे पास, 24 से 28, 24 से 28 कितना, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ी है। और फिर स्टूडेंट्स इसी तरह से स्पीड 24 से 28, स्पीड और ज्यादा। स्पीड ज्यादा मतलब ड्रैग फोर्स ज्यादा, और जब ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा तो ऊपर का ये ब्लू वेक्टर जो है वो और ज्यादा हो जाएगा, और ये ब्लू वेक्टर हो गया लाइक 8 न्यूटन। अब आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितनी हुई, 10 माइनस 8 सिर्फ 2 न्यूटन की फोर्स हुई। और हमारे पास बहुत कम फोर्स, तो स्पीड में भी बहुत कम चेंज आएगा। तो अब स्पीड में 28 से स्पीड बढ़कर 30 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। और ये हमारे पास कितना एक्सेलरेशन आया स्टूडेंट्स, 2 मीटर्स पर सेकेंड का। नाउ स्टूडेंट्स स्पीड और बढ़ गई। स्पीड बढ़ने का मतलब ड्रैग फोर्स का बढ़ना, और जब ड्रैग फोर्स बढ़ी, अब 8 न्यूटन तो हो चुकी थी, पहले 0 थी, फिर 2 न्यूटन, 4, 6, ये ब्लू में ड्रैग फोर्स है। अब ड्रैग फोर्स 8 न्यूटन से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स सबसे मजे की बात है, और वो ये है कि ये नीचे 10 न्यूटन की फोर्स है जो कि वेट है, ग्रेविटी की फोर्स है, ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स है जो कि ड्रैग फोर्स है। और आपने देखा दोनों बराबर होगी। जब दो फोर्सेस बराबर हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, क्या कर देती हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। और जब दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करें तो हमें मालूम है रिजल्टेंट फोर्स 0। जब फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि ये जो स्पीड 30 थी, ये स्पीड अब अगले लम्हे भी 30 ही रहेगी, यानी कि स्पीड में चेंज नहीं आया। और जब स्पीड में चेंज ना आए तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं बॉडी में कितना एक्सेलरेशन है, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि बॉडी इस वक्त कांस्टेंट स्पीड से गिरेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शुरू में स्पीड बढ़ रही थी, पहले आप इसमें देखें
स्पीड बढ़ रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक जैसा चेंज आ रहा है स्पीड। लेकिन यहां पर हम लोगों ने देखा कि स्पीड बढ़ तो रही है, 0 से 10 हुई, 10 का इजाफा हुआ, लेकिन फिर 10 से 20 नहीं हुई, 10 से 18 हुई, सिर्फ 8 का इजाफा हुआ, फिर 18 से 24 हुई, सिर्फ 6 का इजाफा। स्पीड बढ़ रही है लेकिन जिस रेट पर बढ़ रही है वो रेट यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आया कि हमारे पास दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और अब ये स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड तब बढ़ती है जब फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं है, क्योंकि दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इस वक्त हम कहेंगे कि ये जो स्पीड इसने अचीव कर ली है, अब इससे ज्यादा स्पीड नहीं होगी, ये मैक्सिमम स्पीड है, और उसके बाद ये स्पीड चेंज नहीं होगी, तो मैं कह सकता हूं ये मैक्सिमम स्पीड भी है और ये कांस्टेंट भी रहेगी। इस स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट घंटा भी गिरता रहे, स्पीड इसकी 30 रहेगी। यही वजह है कि पैराशूट पहनकर जब बंदा जंप करता है तो उसको क्यों नहीं इतना जो है वो पेन होती, क्योंकि जब वो पैराशूट पहनकर जंप कर रहा है, पैराशूट इतना बड़ा है कि हवा उस पर ऊपर को बहुत फोर्स लगाती है, और जब वो जंप करता है तो एक वक्त आता है कि उसकी एक वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है, वेलोसिटी में इंक्रीज खत्म हो जाता है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उस वक्त वो पूरी की पूरी चीज एक ही स्पीड से नीचे आती रहेगी, चाहे वो घंटा ही क्यों ना चलती रहे, 2 घंटा क्यों ना चलती रहे, उसकी स्पीड 30 रहेगी। और जब वो जमीन को हिट करेगा वो इसी स्पीड से हिट करेगा, इस वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आखिरी बात, आपको याद है ग्राफ इसका, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कब वेलोसिटी टाइम ग्राफ? जब बॉडी कहां गिर रही है, फ्लूइड में, एयर में। तो आपने देखा है कि इस तरह का ग्राफ तो नहीं बन सकता आप, क्योंकि ये ग्राफ तो तब बनता है जब स्पीड 10 से 20 हो, 20 से 30 हो, 30 से 40 हो। अब मैं इसको सिंपल अल्फाज में आपको बता देता हूं कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और ये ग्राफ बता रहा है कि स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड मजीद बढ़ी लेकिन उस रेट पर नहीं बढ़ी, फिर स्पीड मजीद बढ़ी है लेकिन उस रेट पर नहीं बढ़ी, और करते करते ये पॉइंट बता रहा है कि इस पॉइंट पर इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई, उसके बाद स्पीड मजीद ऊपर नहीं गई, बल्कि स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। ये जो वेलोसिटी है इसे हम बोलते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि आपको इसको इमेजिन करना बड़ा जरूरी है, फिर जाकर आप टर्मिनल वेलोसिटी को समझ सकते हैं। और आपने देखा कि यहां से थोड़ा सा आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी फर्क समझ में आया कि वेलोसिटी का बढ़ना जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन का बढ़ना है। देखें, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी को डिराइव कैसे करना है, आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, जरा जल्दी से हम टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन को लिखते हैं और फिर उसको डेरिवेशन में लेकर आते हैं। लो भी स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है कि मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड अटेन्ड, अटेन्ड का मतलब हासिल कर लेना, अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, फ्लूइड के आगे ब्रैकेट में एयर लिख देता हूं, जैसे एयर फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से पास कर रहा हो तो उसकी स्पीड हमेशा नहीं बढ़ती रहती जैसे ग्रेविटी में बढ़ती रहती है, बल्कि उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू पर आकर फिक्स हो जाती है, और उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके बारे में 2 वर्ड्स आप लोगों ने देख लिए कि एक तो मैक्सिमम का वर्ड है और दूसरा कांस्टेंट स्पीड का। दूसरी चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो है टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशंस। कब आई है टर्मिनल वेलोसिटी? क्या शुरू में टर्मिनल वेलोसिटी आ गई थी? नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी आई थी यहां पर। ऐसा क्या हुआ था यहां पर? ऐसा यह हुआ था कि जितनी फोर्स नीचे को है यानी कि वेट, उतनी ही फोर्स ऊपर को लग रही थी यानी कि ड्रैग फोर्स, तो टोटल फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। तो ये है कंडीशन कि कब आएगी टर्मिनल वेलोसिटी? जब हमारे पास ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या है? When drag force becomes
इक्वल बराबर हो जाती है किसके, becomes equal to weight. When drag force becomes equal to weight, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं drag force is equals to weight. Now students, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेरिवेशन को समझने के लिए। एक बात मुझे याद आ रही है कि बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन रखते हैं और कंफ्यूज होते हैं। जरा ध्यान में बात रखनी है। मैं पूछता हूं कि भाई जब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, और बच्चे समझते हैं कि भाई दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और जब फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करें तो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रुका रहेगा। नहीं, जब चीज चल रही हो और उस वक्त उस पर फोर्सेस बराबर हो जाएं तो फिर वो चीज स्पीड कांस्टेंट रखकर चलती रहेगी। यानी कि हम कहते हैं, समझते हैं यूजुअली कि ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। नहीं, ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, ऑब्जेक्ट स्पीड बढ़ाना बंद कर देगा, यानी कि आएगा अभी भी नीचे लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, जैसे कि पैराशूट। तो हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डिस्कस करने को। नाउ स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं जी मैथमेटिकल डेरिवेशन। इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन में यूज होगा कल जो हमने पढ़ा था स्टोक्स लॉ, और स्टोक्स लॉ मैंने आपको बताया था उसकी कुछ लिमिटेशन थी। स्टोक्स लॉ सिर्फ किन चीजों पर अप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ उन चीजों पर जो बिल्कुल स्फेरिकल हो। तो मुझे भी यहां पर क्या लेना पड़ेगा, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। इसलिए मैं कहता हूं कि कंसीडर, ये बुक से आपने पैराग्राफ लिखना है, उस पैराग्राफ में लिखा होगा कि कंसीडर अ वाटर ड्रॉपलेट या रेन ड्रॉप, और फिर वो सारी बात लिखी होगी कि रेन ड्रॉप है और वो आ रहा है नीचे और स्पीड बढ़ा रहा है, लेकिन स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कांस्टेंट हो जाएगी। वो जो सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन की वो आप लोगों ने बुक के पैराग्राफ से लिखनी है, वो आपको बहुत आसान लगेगी। मैं अब आता हूं डायरेक्ट डेरिवेशन के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि ड्रैग फोर्स और वेट बराबर होंगी तो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, तो मैं लिख देता हूं कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट। किसी चीज का वेट क्या होता है स्टूडेंट्स, mg, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा 9th में भी, और ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला कल बताया मैंने आपको 6 पाई ईटा आर वी। लेकिन स्टूडेंट्स ये v जो है ये स्पीड है ना, जब ये ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे ये स्पीड या ये वेलोसिटी तो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, और टर्मिनल वेलोसिटी होने की वजह से मैं इसके साथ छोटा सा t लिखूंगा। अब मुझे आज क्या फाइंड आउट करना है, टर्मिनल वेलोसिटी ही फाइंड आउट करनी है, तो मैं vt फाइंड आउट करूंगा, और वो किसके बराबर आएगा, mg, और ये 6 पाई ईटा आर उधर जाकर ये सारी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर mg से डिवाइड होगी, 6 पाई ईटा आर। नाउ स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ऐसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। टर्मिनल वेलोसिटी यहां पर आ चुकी है, लेकिन अब जरा आगे मजीद देखिएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं मैस निकालता हूं, आपको मालूम है डेंसिटी को हम रो से सिंबल देते हैं। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस ओवर वॉल्यूम, ये सिंबल याद रखिएगा, रो कहते हैं। तो डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम होता है, तो यहां से मैस किसके बराबर आया, मैस को इधर रखता हूं तो वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, जाकर डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस आया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, वो जो चीज गिर रही है उसका वॉल्यूम। कौन गिर रहा है, रेन ड्रॉप, और रेन ड्रॉप कैसा होता है, स्फेरिकल, बिल्कुल गोल जैसे फुटबॉल, हमने इमेजिन ये किया हुआ। अब वॉल्यूम जो है वो स्फेयर का लेंगे फिर हम, और स्फेयर का वॉल्यूम याद रखिएगा हमें मालूम है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, स्फेयर का वॉल्यूम है, तो मैं वॉल्यूम की जगह पुट करूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैस बराबर आ जाएगा, डेंसिटी को फिलहाल मैं नहीं लिखता, पहले मैं वॉल्यूम ले देता हूं, तो वॉल्यूम किसके बराबर है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया, साथ क्या आ जाएगा, डेंसिटी। लो भाई स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरे पास मैस। मैं इस मैस की वैल्यू को यहां से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, तो मैं लिखूंगा पुट या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मैस इन इक्वेशन नंबर 1।
तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी, जरा यहां देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए जी, टर्मिनल वेलोसिटी vt इज इक्वल टू मैस है और साथ क्या है, g 6 पाई ईटा r। मैथ्स को क्योंकि मैंने वैल्यू पुट कर दी, मैथ्स को मैंने जरा अलग करके लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स मैथ्स कितना है, ये देखिए हमारे पास मैथ्स है 4/3, तो ये मैथ्स की जगह पुट करूंगा 4/3 पाई r क्यूब रो। ये देखिए, ये मैथ्स की जगह मैंने ये सारी चीज जो निकाली थी मैंने पुट कर दी, और बाकी चीज क्या रह जाएगी साथ, g 6 पाई ईटा r। नाउ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, एक r से कैंसिल हो जाएगा, 3 r थे इधर, एक कैंसिल हुआ तो बाकी 2 तो रह जाएंगे, यानी कि r का स्क्वायर रह जाएगा। नाउ स्टूडेंट दूसरी बात, 2 2s 4 एंड 2 3s 6। जरा इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, ऊपर रह गया 2, ऊपर रह गया रो g और ये r स्क्वायर भी, डिनोमिनेटर में क्या रह गया 3 और ये 3 और 3 3s 9, साथ ईटा, बस यही हमारे पास 9 ईटा रह गया। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है। और स्टूडेंट्स इन दोनों फार्मूलों को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों को बड़े ही ध्यान से देख ले, दोनों टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। आगे बाद ये फाइनल आंसर है, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूं वो चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जिस बात पर। इन दोनों फार्मूलों को जल्दी से आप लोग लिख लें क्योंकि इन्हीं से मुतालिक वो बात है। स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं वो कंफ्यूजन क्या है। ये देखिए हमारे पास 2 फार्मूले टर्मिनल वेलोसिटी के आप लोगों ने देखे। पहला फार्मूला जो टर्मिनल वेलोसिटी का है वो भी कह रहा है कि g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, और यहां पर भी टर्मिनल वेलोसिटी g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि g की वैल्यू भी ऊपर है और टर्मिनल वेलोसिटी भी ऊपर है, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी का विस्कोसिटी के साथ रिलेशन देखें तो ऊपर नीचे आ रहे हैं, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस मर्जी फार्मूले से देख लें। टर्मिनल वेलोसिटी विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर भी और इधर भी, तो इसका मतलब इसमें भी कोई मसला नहीं है, आप जिस मर्जी को देख लें। बट जो कंफ्यूज करने वाली बात है वो जरा देख, रेडियस यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसका साइज, उसका रेडियस यहां नीचे आ रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला कहता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस के यानी कि उस ऑब्जेक्ट के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़ा ऑब्जेक्ट तो कम टर्मिनल वेलोसिटी, छोटा ऑब्जेक्ट तो ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी। और अगर मैं यहां रेडियस देखूं तो रेडियस यहां पर ऊपर आ रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये बात एक जैसी है? हरगिज नहीं, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट, कंट्राडिक्टरी रिजल्ट है, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। इनको कैसे जस्टिफाई करें? स्टूडेंट्स ये बात अब बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब हम कहते हैं ना कि इस फार्मूले के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ इतना कहना गलत है। हमें यह कहना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहे तो। यह असल पूरा सेंटेंस है। बिल्कुल ऐसे यहां पर कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के